प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर के अंतर्गत क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और इसका क्या कंसेप्ट है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर एक तरह के बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो इसको ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनेशन से कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं किसको। ओके, इससे आप एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी क्लास 12 बना सकते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं और इसका जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो एक वेक्टर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनेशन। लेट हम लोग मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास है। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हमारे पास है, वो दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो होने पर फिर उसके डिफिनेशन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग लिए नॉन जीरो और नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल कहने का मतलब कोई पैरेलल बेस नहीं है या एक ही लाइन पर नहीं है और दोनों लाइक या अनलाइक नहीं है। ओके, तो लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, देन वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। इस डिफिनेशन को ध्यान देना है, इज डिफाइंड एज, ये डिफिनेशन है। दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का सिंबल यूज हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका फॉर्मूला डिफिनेशन क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पर दो चीज नया नया है, एक तो थीटा है और एक एन कैप है। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो है हमारा थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा थीटा। और एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर जो कि उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इस प्लेन पर ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा एन कैप है। ये यूनिट वेक्टर कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये भी क्या है? इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर, वही है हमारा एन कैप। इस एन कैप की वजह से ही ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक वेक्टर होता है। यही कारण है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग जैसा कि पुराने वीडियो में देखे, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो वह हम लोग मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा यूज करते थे, और वो तीनों स्केलर था, जिसकी वजह से वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहलाता था। ओके, तो डिफिनेशन हो गया। लेट ए एंड बी वेक्टर बी एनी टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर। दो ए और बी नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। देन वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, उसका डिफिनेशन ये याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है और इसमें खूबी क्या है? परपेंडिकुलर है। ये किसके परपेंडिकुलर है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए वेक्टर है बी वेक्टर है। जिस प्लेन में, जिस समतल में, जिस तल में आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर है उस पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के साथ साथ यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इसलिए इसका नाम पड़ा एन कैप यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। एंड ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या बताता है? एन कैप ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एंड सो एन कैप डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये डिसाइड करता है वेक्टर का डायरेक्शन, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑब्टेन आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्टेंट है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, ये तो स्केलर होगा, लेकिन एन कैप बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी वेक्टर एक्ट कर रहा है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली समझने का कोशिश करेंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको बताता क्या, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता क्या है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम का जो टू एडजेसेंट साइड है, एक एडजेसेंट साइड से ए वेक्टर ओ है हमारा ए वेक्टर,
और ओ बी है हमारा बी वेक्टर। अब हम इस बी पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओ ए के ऊपर। ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो अब हम लोग एक पैरेललोग्राम तैयार किए, ओबी के पैरेलल एसी हम लोग खींचे, जिसको हम लोग बी वेक्टर बोल सकते हैं। ओ ए वेक्टर के बराबर बीसी वेक्टर खींचे, जिसको हम लोग ए वेक्टर बोल सकते हैं। इसलिए ओ ए सी बी एक हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इस ट्रायंगल में आइए, ओ बी डी ट्रायंगल के अंदर में यदि साइन थीटा हम लोग लेते हैं तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर उसका नाम है एच, हाइट है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई पी बाई एच। पी बाई एच फॉर्मूला है, मतलब एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ओबी का मैग्नीट्यूड है, तो ओबी का मैग्नीट्यूड मतलब इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसलिए इस हाइट का फॉर्मूला हो गया एच बराबर, ये मॉड बी साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट का फॉर्मूला हो गया एच बराबर मॉड बी इंटू साइन थीटा, ये एच बराबर फॉर्मूला हो गया। अब आइए कि भी ये ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट किसको करता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ये ओ ए सी बी जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी whose adjacent sides are A and B, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड A and B वेक्टर है, उसका एरिया रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा, A क्रॉस B वेक्टर के द्वारा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट है। बेस यहाँ पर क्या, OA, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, OA का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट अभी एच का फॉर्मूला हम निकाले मॉड बी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो गया, मॉड बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें एन कैप नहीं है, एन कैप नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अर्थात ए क्रॉस बी का मॉड ले लिया गया, मॉडुलस ले लिया गया। अर्थात यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मात्रा होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। वैसा पैरेललोग्राम जिसका दो एडजेसेंट साइड, दो लगातार भुजा जो है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग हमेशा मॉडुलस ले लेंगे तब उस एरिया को, क्योंकि एरिया हमारा हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, और अगर उसका एरिया को हमको डायरेक्शन दिखाना होगा तो एन कैप को हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, हमको डायरेक्शन बताना होगा। ओके, हमको पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देता है, मतलब दो ट्रायंगल बनाता है, दोनों ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अगर किसी एक ट्रायंगल के एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। whose adjacent sides are A वेक्टर एंड B वेक्टर, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एडजेसेंट साइड A एंड B वेक्टर हो, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ टाइम्स, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड, तो उसका हाफ हो जाएगा किसी इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल का। बोलिए दोनों का एरिया चूंकि बराबर ही होता है तो किसी एक का एरिया हो जाएगा। अच्छा, अब रह गया कि यदि ये एन कैप का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उसको जरा ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया जाए। तो कीप राइट हैंड पाम एट ए वेक्टर, अपना राइट हैंड पाम को ए वेक्टर पर रखें एंड मूव हैंड टुवर्ड्स द बी वेक्टर, और बी वेक्टर की तरफ हाथ को मूव करें। एट दैट टाइम, उस समय जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, एट दैट टाइम थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, थंब आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को बताएगा। Therefore, वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट जब भी होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अर्थात ए वेक्टर पे ये राइट हैंड का ये पाम को रख दिए, और पाम को रखने के बाद इस पाम को हम हैंड को किधर मूव करेंगे, बी वेक्टर की तरफ मूव किए, इधर मूव किए, तो उस समय हमारा जो थंब का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है अपवर्ड। तो इस प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर हो गया एन कैप का डायरेक्शन हो गया। अगर बी वेक्टर मान लीजिए नीचे रहता तब हमको क्या कर, बी वेक्टर नीचे, अगर बी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इधर, हाँ, अगर मान लीजिए कि यह दूसरा सिचुएशन रहता है जिसमें कि हमको पाम को इस तरह से रखकर हम लोग बी वेक्टर की तरफ मूव किए, इस तरह से यहाँ पर ये हम वेक्टर के ए वेक्टर में रखे और बी वेक्टर हमारे इस डायरेक्शन में इधर रखे, और उसमें थंब हमारा तब इनवर्ड की ओर हो जाता है, डाउनवर्ड की ओर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ए से बी की ओर इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ऊपर की ओर
डायरेक्शन है ए क्रॉस बी वेक्टर के, इनका वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। ओके, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे टॉर्क बराबर फॉर्मूला एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है फॉर्मूला, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो टॉर्क है वो वेक्टर क्वांटिटी है। पिछले बार आपको वर्क डन बताया गया था डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और वहां वर्क डन क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, जबकि यहाँ टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इस एन कैप के प्रेजेंस की वजह से ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एफ वेक्टर इज द फोर्स एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस। ये फॉर्मूला होता है। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ क्वालिटीज को, कुछ नोट्स को इसको याद रखना है, जिस नोट्स के आधार पर एक्सरसाइज 10.4 आप पूरा बना सकते हैं। पहला क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, अर्थात ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ कम्यूट करे और बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ कम्यूट करे, दोनों बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दोनों बराबर नहीं होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितने के बराबर होगा, माइनस साइन बी क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है। एग्जैक्टली दोनों बराबर नहीं होता है। एक -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में, तब जाके वो ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। जबकि डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े थे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, दोनों बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि इसका फॉर्मूला तो आप देख लिए, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। बी क्रॉस ए का लीजिएगा तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। थीटा यदि हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिए ऊपर वाले केस में, तो यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज होने की वजह से डायरेक्शन बी से ए की ओर हो जाएगा। यहाँ बी से ए की ओर डायरेक्शन यदि लीजिएगा तो यह माइनस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। वही माइनस आपको आगे जाकर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, बाकी सेम रह जाता है। ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, फिर माइनस बाहर हो गया साइन थीटा इंटू एन कैप। इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ उल्टा हो जाता है। ओके, तो पहला हो गया वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। दूसरा, ये एग्जाम में बहुत जरूरत पड़ता है। आप इस सर्कल को देखें, इस सर्कल में आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। यदि आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो के बराबर होगा, साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे। जे को के साथ लेंगे तो आई मिलेगा, के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जे मिलेगा। लेकिन ऑर्डर को जहां चेंज कर देंगे, जे क्रॉस आई लेंगे तो माइनस के मिल जाएगा, आई क्रॉस के ले लेंगे तो माइनस जे मिल जाएगा, के क्रॉस जे ले लेंगे तो माइनस आई मिल जाएगा। इसलिए इसको सर्कल के रूप में बनाया गया है ताकि याद रहे आपको। अब देखिए कैसे मिलता है। आई क्रॉस जे का फॉर्मूला है मॉड आई मॉड जे, और आई और जे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बनना है, साइन 90 डिग्री, और एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो आई और जे दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। आई जे पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है के कैप वेक्टर। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, जे कैप चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, आई कैप यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये तीनों 1 है तो 1 इंटू के कैप का वैल्यू किया गया। इसीलिए आई क्रॉस जे, अभी हम लोग देखें, आई क्रॉस जे का वैल्यू के कैप के बराबर होगा। उसी प्रकार से साइक्लिक ऑर्डर में जे क्रॉस के लीजिएगा तो वो आई के बराबर आएगा, और के क्रॉस आई लीजिएगा तो के क्रॉस आई लीजिएगा तो जे के बराबर। लेकिन ऑर्डर को यदि चेंज कर दिए, जैसे जे क्रॉस आई कर दिए, मॉड जेड मॉड आई और जे क्रॉस आई के, तो जे क्रॉस आई में अब साइन 90 की बजाय माइनस 90 बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा इधर आगे, तो माइनस बाहर आ जाने से हो जाएगा -1 इंटू मॉड जेड हो गया 1, मॉड आई हो गया 1, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस के कैप हो गया। इसलिए बोल रहे हैं ऑर्डर यदि चेंज कर दीजिएगा, के क्रॉस आई लीजिएगा तब आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस के क्रॉस आई लीजिए तो सॉरी जे क्रॉस आई लीजिए, जे क्रॉस आई लिए तो उसका वैल्यू माइनस के आ गया। उसी प्रकार से के क्रॉस जे लीजिएगा तो माइनस आई आ जाएगा, और उसके बाद आई क्रॉस के ले लीजिएगा तो माइनस जे आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यदि सेम वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले आई क्रॉस आई, तब क्या होगा, मॉड आई फिर से मॉड आई, और आई और आई के बीच में एंगल बन रहा है साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई होकर टोटल रिजल्ट को बना देगा 0 वेक्टर। इसलिए अगर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा तो वो नल वेक्टर हो जाएगा। जे क्रॉस जे भी लीजिएगा तो नल वेक्टर, के क्रॉस के भी लीजिएगा तो नल वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाने में काम आएगा, और हर एक तरह के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट इसमें आपको ध्यान रखना है कि इफ ए वेक्टर 0 हो
या बी वेक्टर जीरो हो, या और बोथ ए वेक्टर भी जीरो एंड बी वेक्टर भी जीरो, मतलब ये दोनों एक साथ जीरो, या तो कोई एक जीरो ए वेक्टर जीरो हो या बी वेक्टर जीरो हो या दोनों जीरो हो, तो ये तीनों केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी लीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा नल वेक्टर के बराबर आएगा ही आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट याद रखने वाली बात, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नन जीरो वेक्टर्स ले लिए, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो कब होगा, ये तभी हो सकता है जब इफ ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों कोलिनियर हो। कोलिनियर कहने का मतलब दोनों एक ही लाइन के ऊपर में हो, या दोनों पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन हो तो लाइक वेक्टर हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। अर्थात ए और बी यदि कोलिनियर है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेट करने पर साइन जीरो की वजह से ये जीरो वेक्टर आएगा। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यदि नन जीरो हो जाए तो ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जीरो वेक्टर कब आएगा, वो तभी आएगा जब दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो। कोलिनियर का मतलब या तो लाइक हो या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट याद रखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, यदि उसमें दो एडजेसेंट साइड ए एंड बी वेक्टर है तब तो फॉर्मूला आप देख लिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। लेकिन इस बार यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर उसका डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है तब यहां ध्यान दीजिएगा कि हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था एरिया का वही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अंतर है, ए और बी वेक्टर यहाँ डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, उस समय ये फॉर्मूला हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है, जैक बोर्ड में तो खासकर पूछता है। ए वेक्टर बराबर मान ले कुछ भी इस तरह से a1i b1j प्लस c1k दिया हो, और बी वेक्टर बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k दिया हुआ हो। जब ए क्रॉस बी लीजिएगा तो पहला वेक्टर ये ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद क्या है कि अब ऊपर वाले प्रॉपर्टी को जो सेकंड नंबर नोट्स जो बताया गया, सेकंड नंबर को इस्तेमाल कीजिएगा, तो इस्तेमाल करके लिखने से आपको वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे a1i इंटू a2i, i क्रॉस i तो जीरो है तो a1 a2 रिजल्ट में आएगा ही नहीं, a1 a2 इंटू जीरो, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से a1i इंटू j, i इंटू j के तो a1 b2 वो k बन जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट, इसको याद रखने का तरीका है कि तब डिटरमिनेंट के रूप में लिख दीजिए और इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप लिख लीजिए। पहला ए वेक्टर का जितना भी आई जे के का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए, a1 b1 c1 लिख लीजिए। उसके बाद बी वेक्टर का जो भी कोफिशिएंट है a2 b2 c2 इसको लिख लीजिए। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, वही ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू होगा। डिटरमिनेंट जो नहीं भी पढ़े हैं, जिनका छूटा हुआ है, उनके लिए हम फिर से एक नए सिरे से हम बता दे रहे हैं, ताकि अगर पुराने वीडियो नहीं भी देखें तो आप इसको बना सकें। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट में ही इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आई वेक्टर लिख दिए। आई वेक्टर के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, -1 का पावर, इसका पोजीशन देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो पावर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिए, बाकी बचा जो डिटरमिनेंट लिख देंगे b1 c1 b2 c2 लिख दिए। फिर प्लस जे, नेक्स्ट है आपका जे इंटू -1 का पावर, इसका पोजीशन हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस बार फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर देंगे, जो डिटरमिनेंट बचेगा a1 c1 a2 c2 लिख देंगे, a1 c1 a2 c2 लिख देंगे। फिर आखिरी में के वेक्टर के कैप इंटू -1 का पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद कर देंगे तो a1 b1 a2 b2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 ये 1 हो जाएगा, 1 को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया आपका i ही रह गया। इसको सॉल्व किए b1 c2 और -b2 c1 i हो गया। उसके बाद यहाँ पर -1 का पावर ऑड है तो इसलिए -1 आएगा, -1 जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जे हो गया। बाकी सॉल्व किए a1 c2 -a2 c1 हो गया। अब प्लस -1 का पावर 4 इवन नंबर इसलिए 1 हो गया तो के कैप हो गया। अब इसको सॉल्व किए डिटरमिनेंट को a1 b2 और माइनस उसमें से a2 b1। यहाँ जो माइनस है इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करके इसको प्लस भी बना सकते हैं, तो रिजल्ट हो गया b1 c2 -b2 c1 i प्लस यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ प्लस हो गया a2 c1 माइनस a1 c2 j और प्लस आखिरी a1 b2 माइनस a2 b1 k। इस रिजल्ट को आप याद कर सकते भी हैं, नहीं याद किए तो आप समझ, जैसे समझाया गया उस तरह से समझ के भी आप बना सकते हैं।
अभी जो हम बात कर रहे थे कि इनको यदि आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए A1 A2 का कोई भी टर्म रिजल्ट में नहीं आया है, नहीं आया ना। अब A1 I को अगर हम B2 J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, A1 B2 I क्रॉस J हो जाएगा K, मतलब A1 B2 K। आप इसमें देखिएगा A1 B2 K मिलेगा, A1 B2 K मिला है ना। उसी तरह से आप और भी कोई भी चेक कर सकते हैं, जैसे B1 J और I, ये A2 I का प्रोडक्ट देखिएगा तो B1 A2 हो जाएगा और J क्रॉस I उल्टा ऑर्डर हो गया, उल्टा ऑर्डर हो गया तो माइनस K हो जाएगा। तो B1 A2 या A2 B1 बोलिए जो भी, A2 B1 के साथ माइनस K हो गया, A2 B1 देखिए माइनस A2 B1 K। इस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट रिजल्ट को, अब बार बार उतना सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा सारे प्रॉपर्टी को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आई जे के डिटर्मिनेंट लिख ले। पहला ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दे, फिर दूसरा बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दे और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दे। और सॉल्व करने के लिए जिनका प्रैक्टिस हो जाता है वो क्या करते हैं, आई के साथ हमेशा यहाँ प्लस साइन आएगा तो इसको लिखेंगे ही नहीं, -1 का पावर 1 + 1 ये प्लस होगा तो केवल डायरेक्ट आई लिखेंगे। फिर अगला क्या होता है, माइनस, अगला माइनस होता है इसलिए माइनस जे इसको लिखेंगे, इसको भी वो साइन को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस जे लिख देंगे। और थर्ड में प्लस हो जाता है इसलिए ये भी -1 का पावर 1 + 3 ना लिखे, केवल के लिखकर बाकी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके डायरेक्ट भी लिखेंगे। तो जिनको जैसा प्रैक्टिस है वैसा यूज कर सकते हैं। अच्छा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया तो उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखे थे कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। लेकिन वो था आपको जब डॉट प्रोडक्ट आप निकाले उसकी मदद से। यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से साइन थीटा निकालना चाहते हैं, उनके बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो उससे आप डायरेक्ट साइन थीटा निकाल सकते हैं। ये एंगल निकालने का है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होता है, ज्यादा इजी आपका डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला इजी होता है एंगल निकालने के लिए। और ये जस्ट एक नाम है, आप याद रखिएगा, एक मैथमेटिशियन थे लैग्रेंजे, उनके नाम पे एक आइडेंटिटी है लैग्रेंजे आइडेंटिटी। ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इस फॉर्मूला में, इस आइडेंटिटी में डॉट प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी एक साथ दोनों यूज हो रहा है और दोनों के बीच के संबंध को दिखाया जा रहा है, रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए आप ए एंड बी वेक्टर भी एनी टू वेक्टर्स ले लें, तब इसमें संबंध क्या है कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो होल स्क्वायर होगा वो मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर होगा। इसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और डायगोनल में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख ले, बाकी दोनों पोजीशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख ले। तो जस्ट लाइक ये केवल नाम, पॉपुलर नाम है कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के संबंध को दिखाया गया है। ये जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन क्वालिटीज को इनको ध्यान में रखते हुए जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को यूज करके अब हम लोग कुछ जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको बनाते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को सीखे, अब उसको बोर्ड एग्जाम में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। जैक बोर्ड में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i -j -k और बी वेक्टर भी दिया है i वेक्टर -3j -2k वेक्टर दिया है। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू पूछा है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो अब जब यदि आपको कंसेप्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे क्या, i j k लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का जो पहला वाला वेक्टर है उसको ध्यान रखिएगा, जो भी रहेगा पहला, जो भी नाम रहेगा उसी का i j k का कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, यहाँ -j का मतलब यहाँ -1 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी -1, तो 2 -1 -1। उसी प्रकार से बी वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट यहाँ 1 -3 -2, 1 -3 -2 लिख दिए। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिए, वही ए क्रॉस बी वेक्टर, ये 1 नंबर का सवाल है, आया वही 1 मार्क्स। सॉल्व करने का हमारा पुराना मेथड, i फर्स्ट रो के अबाउट में सॉल्व करें, i का पोजीशन -1 का पावर में, ये पहला रो और पहला कॉलम है तो 1 + 1 कर दिए। ये करने का फायदा हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिए तो -1 डिटरमिनेंट में बच गया, -3 -2 बच गया। फिर प्लस j, उसी प्रकार से j का पोजीशन है पहला रो एंड दूसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम, ये फॉर्मूला हो गया। j इंटू -1 का पावर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, उसका पोजीशन लिख दिया 1 + 2 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर दी तो बचा क्या, 2 - 1 और 1 - 2, 2 - 1 1 - 2 डिटरमिनेंट लिख दिए। उसके बाद प्लस के साथ हम लोग ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद किए,
2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 ये लिख दिए। अब इसी को बताया आपको कि कुछ जिनका प्रैक्टिस ज्यादा हो जाता है वो जानते हैं कि -1 का पावर 2 इवन नंबर ये +1 आएगा, -1 का पावर ऑड नंबर ये -1 हो जाएगा, -1 का पावर 4 ये प्लस आएगा, अर्थात आई होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अल्टरनेटिव होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर अगला पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पर फिर से निगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पोजीशन होता है। तो जिनका प्रैक्टिस होगा ये नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी जगह पर आई। देखिए आई लिख दिए, ये चूंकि प्लस है तो इसलिए हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू -2। चूंकि कंफ्यूजन ये बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं -1 में, इसलिए हम दोनों को क्या किए एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, -1 इंटू -2 जो भी आ जाए उसमें से हमेशा घटाना है तो माइनस कर दिए। अब किसको घटाएंगे, इन बाकी दोनों का प्रोडक्ट -1 और -3 के प्रोडक्ट को हम लोग घटाएंगे तो -1 और -3 इन दोनों का प्रोडक्ट आई इसके साथ आई मल्टीप्लाई है। दूसरा अभी बताए माइनस जे के साथ हमेशा माइनस साइन होगा क्योंकि -1 का ऑड पावर 3 है तो ऑड होने की वजह से ये -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा और -1 जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -j है तो इसको डायरेक्ट लिख दिए यहाँ -j। और फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू -2 एक ब्रैकेट में, फिर हमेशा घटाना है माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -1 इंटू 1, फिर आखिरी में प्लस के और -1 का पावर 4 तो 1 ही आएगा इसलिए के लिख दिए, फिर 2 इंटू -3 -1 इंटू 1 ये लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिए तो आई -1 इंटू -2 माइनस यहाँ +2 हो गया, फिर यहाँ माइनस साइन -1 इंटू -3 दोनों मल्टीप्लाई हो गया +3 आ गया तो -3 और इसके साथ आई मल्टीप्लाई है, फिर माइनस यहाँ पर माइनस और जे 2 इंटू -2 यहाँ -4 हो गया, फिर माइनस यहाँ प्लस हो गया और 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ गया तो -4 और +1 एक ब्रैकेट में और उसके साथ जे, फिर प्लस 2 इंटू -3 -6 लिख दिए, फिर -1 इंटू -1 हो गया यहाँ -1, वो -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो +1 आ गया के कैप हो गया। अब इसको और सॉल्व किया 2 में से -3 गया तो -1 आई के साथ मल्टीप्लाई तो -1 इंटू आई, फिर -4 और +1 ये हो गया -3 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो +3 और ये जे है उसके साथ, -6 और +1 हो गया -5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -5 के कैप। तो इसको लिख सकते हैं -1 आई के साथ मल्टीप्लाई होने से -i +3j और -5 के कैप। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 20 में 2019 में जैक बोर्ड में पूछा गया था। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, तो एक ये पूछा गया, दूसरा इनका डॉट प्रोडक्ट पूछा गया, तो डॉट प्रोडक्ट पुराने वीडियो में आप सीख चुके हैं। तीसरा पूछा गया है कि इसका मॉडुलस कितना होगा, A क्रॉस B वेक्टर का मॉड, तो उससे उसको निकालने से पहले आपको A क्रॉस B वेक्टर ये निकाल लेना है। इसका मॉड पूछ रहा है तो अंडर आई जे के का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम कर देना है। आई का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है -5 का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन तीनों स्क्वायर को जोड़ देना है अंडर रूट में। जो भी रिजल्ट आ गया वही A क्रॉस B वेक्टर का मॉड हो गया। तो रूट अंडर में आ गया 1 + 9 और +25, 9 + 1 ये 10, तो रूट अंडर 35 ये आपका आंसर हो गया। ये 1 मार्क्स का ये, तो एक और एक ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 20 में आ गया। और बाकी में आपका डॉट प्रोडक्ट पूछा है जो कि पुराने वीडियो में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। इसी तरह का देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो जैक बोर्ड में पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पुराने सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है, जो जैक बोर्ड का अभी पैटर्न जो चल रहा है पुराना सीबीएसई बोर्ड में यही था, 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें एक वेक्टर दिया है 3i + 2j + 9k और दूसरा दिया है i + pj + 3k। बोलता है ये दोनों पैरेलल होगा, p का क्या वैल्यू ले, इस p का वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों पैरेलल हो। तो पहला वेक्टर का हम नाम दे दिए a, दूसरा वेक्टर का नाम दे दिए b, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल है यदि, तो हम लोग अभी देखेंगे पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 0, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, अर्थात इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट लेने का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, i j k लिख दिए और a वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दिए 329 लिख दिए, फिर b वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दिए 1p और 3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको 0 वेक्टर बना देंगे, उससे p का जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का वही हमारा पुराना तरीका आई इंटू, इसको +1 आप लिख सकते थे, डायरेक्ट केवल आई लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए नए बच्चों को जो डिटरमिनेंट नहीं भी जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। पहले हम आई लिख लिए, आई का पोजीशन लिखेंगे -1 का पावर, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिए तो डिटरमिनेंट बच गया 29P3, 29P3 लिख दिए, प्लस जे का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर 1 + 2, -1 का पावर 1 + 2, डिटरमिनेंट बच गया 3913। फिर आखिरी में रह गया के के साथ -1 का पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को बंद कर दिए तो 321P, ये हो गया डिटरमिनेंट, इज इक्वल टू हमारा आ गया नल वेक्टर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो -1 का पावर इवन नंबर तो 1 हो गया, 1 आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आई रह गया, 2 × 3 मल्टीप्लाई किया -9 × P आई के साथ हो गया, जे के साथ -1 का पावर ऑड नंबर इसलिए -1 आ गया, तो माइनस और जे लिख दिए। अब इन दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, दोनों का प्रोडक्ट 3 × 3 -9 × 1, फिर प्लस के -1 का पावर 4 तो 1 आ गया इवन नंबर होने की वजह से, इसलिए के केवल लिख दिए, बाकी डिटरमिनेंट सॉल्व किया 3 × P -2 × 1 बराबर नल वेक्टर। अब और सॉल्व कीजिए, 2 × 3 हो गया 6 -9P आई कैप, 9 - 9 हो गया 0, तो यहां माइनस साइन पहले से -0J प्लस 3 × P 3P और -2 K कैप बराबर नल वेक्टर का मतलब इसमें क्या है, 0I है प्लस 0J है प्लस 0K, I J K तीनों का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। अब दो वेक्टर देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में बराबर का साइन है, दो वेक्टर कब बराबर होंगे, जब उनके I वाले कोफिशिएंट I के बराबर, J वाला कोफिशिएंट J के बराबर, K वाला कोफिशिएंट K के बराबर। J का कोफिशिएंट तो दिख रहा है कि दोनों तरफ 0 0 है, यहाँ भी J का प्रोडक्ट 0, यहाँ भी J का प्रोडक्ट 0, तो दिख रहा है। बाकी आप I का कोफिशिएंट को बराबर किए 6 - 9P बराबर क्या कीजिएगा, इधर I का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, या दूसरा K का कोफिशिएंट 3P - 2 बराबर इधर K का कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, P का वैल्यू आ जाएगा 2 उधर भेजिए 2/3, पहले वाले को सॉल्व किए 9P बराबर 9P उधर भेजिए राइट हैंड साइड में बराबर 6, फिर 9 से डिवाइड कर दिए, P का वैल्यू हो गया 6/9, इसको सॉल्व किए तो 2/3, दोनों से P का वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो यही P का वैल्यू यदि 2/3 लिया जाएगा तो जो ये जो दो वेक्टर हम लोग माने, जो इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। इसी क्वेश्चन को पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो भी वेक्टर्स के वीडियो बनाए गए हैं वो सब आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन उसको ब्रेक करके पूछा जा रहा है, या सभी को एक साथ कंबाइंड भी किसी ईयर में पूछा गया है। तो आप ध्यान से इन सभी कंसेप्ट को देखिए और समझे और एक्सरसाइज 10.4 को बनाए। उसके बावजूद यदि कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन समय पे प्राप्त हो। ओके, थैंक यू बच्चों।